अस ओके। नाउ लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है 2 किया, और अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ दोबारा, लेकिन अब की बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा गाशियन मेथड के ज़रिए। और लेकिन अब इसको ज़रा थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि मैं इसको 3 फेजेस में कर रहा हूँ। पहला फेज़ जो मैंने आपको असाइनमेंट पिछली दी है, वो फेज़ ये है कि मैंने इस वर्बल स्टेटमेंट के, इस वर्बल प्रॉब्लम के मैंने एलपी प्रोग्रामिंग बनानी है। इसको आप लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है। मैं यहाँ पे उसको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाऊंगा। उससे मुराद मेरी ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, और ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट डिफाइन करने के बाद दूसरी स्टेज में, दूसरे फेज में मैं इसको सॉल्व करूँगा थ्रू गाशियन टेक्निक, और तीसरे फेज में फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा थ्रू ग्राफ। आपकी जो लास्ट असाइनमेंट है उसमें मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ एलपी मॉडल का पूछा है, या कहा है कि आप ये जो बाकी क्वेश्चन में से कोई भी एक एलपी मॉडल बनाइए। ये वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैं अभी कर रहा हूँ। तो बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं या 4 हैं, उनमें से आपने किसी भी एक क्वेश्चन पर आपने एलपी प्रोग्रामिंग ड्रा करनी है। तो पहले मैं यहाँ पर एलपी प्लान अलग से करता हूँ दोबारा से, एलपी मॉडल या लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। सो अगर आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा सा आइडिया हो, तो हमने कहा था कि हमारा पहला काम जो होता है वो होता है डिसीजन वेरिएबल्स, कि हमने किन वेरिएबल्स को बेस बना कर उन पर डिसीजन लेना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कह रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अब की बार हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं एक्स एंड वाई, और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जो है एक्स और वाई की वो ₹3 फॉर एक्स एंड ₹4 फॉर वाई है। प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑफ द 4 फैसिलिटीज़। 4 फैसिलिटीज़ में उनकी उनको उससे उनसे गुजरना है, उन दोनों प्रोडक्ट्स को। एंड द कैपेसिटीज़, अब यहाँ पे देखिएगा कैपेसिटीज़ का लफ्ज़ जिक्र है। तो कैपेसिटीज़ का मतलब है कि अवेलेबिलिटीज़, लिमिटेशंस। कैपेसिटी होती ही लिमिटेशन है, आपको एक हद तक रोकती है, उससे आगे नहीं जाने देती। सो ए बी सी डी, ये 4 फैसिलिटीज़ हैं। ए बी सी एंड डी आर लिमिटेड एंड द अवेलेबल कैपेसिटीज़ इन आर्स। अब हमारे पास जो कैपेसिटीज़ दी हुई हैं वो आर्स में दी हुई हैं। याद रखिएगा कि हमेशा आर्स में नहीं होंगी, कहीं पर लेबर लिमिटेशन होगी, कहीं पर टाइम की लिमिटेशन होगी, कहीं पर मशीन की लिमिटेशन होगी, कहीं पर इवन क्वांटिटी की भी लिमिटेशन होती है। वो इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये करके हम उसको सीखते चले जाएंगे। एनीवे, ए बी सी डी फैसिलिटीज़ हैं, और ए बी सी डी फैसिलिटीज़ में हमें लिमिटेशंस क्या हैं कि उनमें हमें उन घंटों के अंदर काम करना है। तो ए फैसिलिटी जो है उसके लिए हमारे पास 200 घंटे हैं, बी फैसिलिटी के लिए 150 घंटे हैं, सी फैसिलिटी के लिए 100 घंटे हैं, और डी फैसिलिटी के लिए हमारे पास 80 घंटे हैं। और प्रोडक्ट एक्स जो है उनको इन चारों फैसिलिटी से गुजरने के लिए मतलब फैसिलिटी ए से 5 घंटे, फैसिलिटी बी से भी 5 घंटे, फैसिलिटी 3 घंटे, फैसिलिटी सी से 5 घंटे, और फैसिलिटी डी से 8 घंटे ये जो बताया गया है कि ए बी सी डी से रिस्पेक्टिवली गुजरना पड़ता है। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई, उसकी जो रिक्वायरमेंट है तमाम चारों फैसिलिटीज़ पे, वो है 4 आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब हमें मालूम क्या करना है? मालूम ये करना है कि फाइंड द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। तो जब ये हमें मालूम हो गया कि हमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका मिक्स चाहिए, तो यहाँ पे हमारे डिसीजन वेरिएबल तैयार हो जाते हैं। वो हमारे पास हैं एक्स प्लस वाई, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल है। और यकीनन हमारा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्शन मिक्स है। अभी हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट मिक्स लेना है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, या इसमें कुछ और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो लिहाजा हम इसको मैक्सिमाइज ही समझेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। सो डिसीजन वेरिएबल एक्स एंड वाई आ गए, दैट इज़ क्लियर। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो हो गया मैक्सिमाइज एक्स प्लस वाई। लेकिन अब देखना है कि सिर्फ प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है या कुछ और इशू है। क्या हमें एक्स और वाई से मुतालिक कोई और इन्फॉर्मेशन है इन फैसिलिटीज़ के अलावा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। तो द प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई आर
तो अब चूंकि इशू अब प्रॉफिट का आ गया है, तो यहाँ पे हमें फिर प्रोडक्ट मैक्सिमाइज नहीं करनी, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा रीडिफाइन होगा। तो ऑब्जेक्टिव हुआ हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन। और अब हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन देखनी है कि क्या प्रॉफिट का इंडिविजुअल कोई इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक्स एंड वाई प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन दी हुई है। एक्स की कंट्रीब्यूशन 3 रुपीज़ है और वाई की कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज़ है। तो 3 फॉर एक्स एंड 4 फॉर वाई। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया और यही हमारा प्रॉफिट स्कीम चलेगी। और इसमें हमें देखना है कि हमें कितना एक्स और कितना वाई प्रोड्यूस करना है कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अब आते हैं बात कंस्ट्रेंट्स पर। कंस्ट्रेंट्स पर हमें कंस्ट्रेंट्स पर हम देखते हैं कि हमारे पास 4 किस्म की फैसिलिटी है। वो है वो है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। ये आपके पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं और ये इन आर्स हैं। और हमें हमें बताया गया है कि आपके पास जो अवेलेबल कैपेसिटीज़ हैं वो हमारे पास हैं 200, 150, 180। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 200 ए के लिए है और फिर इसके बाद किसके लिए 150 बी के लिए है। थोड़ा सा हम इसको वो कर देते हैं। अच्छा, 150 बी के लिए है और 100 सी के लिए है और 80 जो है वो आपका डी के लिए है। अब हमने इनके अंदर रहते हुए काम करना है। वी हैव टू complete our task being within these limits। तो अगर हमें विद इन दीज लिमिट्स काम करना है तो दैट्स वाई हमें फिर इसके लिए जो साइन लगाना है वो हमें लगाना पड़ेगा। एक मिनट, लेस देन इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू बी इन विद इन दिस लिमिट। यहाँ पर भी हमें इक्वल अपना लेस देन का साइन चाहिए, इधर भी लेस देन का साइन चाहिए और इधर भी लेस देन का साइन चाहिए। तो ए फैसिलिटी के लिए आपके पास 2 घंटे हैं एंड यू हैव टू बी विद इन दीज 200 आवर्स। सिमिलरली फॉर बी यू हैव 150 आवर्स, फॉर सी यू हैव 100 आवर एंड फॉर डी यू हैव 80 आवर्स। और फिर हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स बनेंगी, तो मैंने आपको कहा था कि जो डिसीजंस वेरिएबल होते हैं वो आपके तमाम कंस्ट्रेंट में रिपीट होंगे। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन देखेंगे किसकी इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से हम इसको कैरी ऑन करेंगे, नहीं है तो फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। सो दैट्स वाई हमारे पास ये x प्लस वाई जो है ये रहेगा हमारे पास इधर फैसिलिटी, अपना फैसिलिटी ए में भी रहेगा। और मैं इसको थोड़ा सा फास्ते से दे देता हूँ चूँकि उसके साथ हमें मिक्स ये ना हो जाए। सो हम यहाँ पे भी एक्स एंड वाई पुटअप करते हैं, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई पुटअप करते हैं और इसके बाद यहाँ पे भी हम एक्स एंड वाई पुटअप करते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि हमारे पास जो डिसीजंस वेरिएबल हैं वो चारों फैसिलिटीज़ में भी हमारे पास आ गए हैं। तो अब देखना है कि क्या आपके पास x और y के लिए चारों फैसिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास मौजूद है। हम देखते हैं कि प्रोडक्ट x रिक्वायर्स, इधर देखिएगा प्लीज़, प्रोडक्ट x रिक्वायर्स 5, 3, 5, 8 आवर्स फॉर A, B, C एंड D। तो x के लिए तमाम की रिक्वायरमेंट मौजूद है, 5 फॉर A, 3 फॉर B, 5 फॉर C एंड 8 फॉर D। ये आपके पास 5, 3, 5, 8 हमने x के साथ पुटअप कर दिया। नाउ इसी तरीके से सिमिलरली आपकी जो y कमोडिटी है इसके लिए भी आपके पास चारों फैसिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद है, 4, 5, 5, 4 आवर्स। सो 4 फॉर फैसिलिटी 1, 5 फॉर फैसिलिटी B, अगेन 5 फॉर फैसिलिटी C एंड 4 फॉर फैसिलिटी D।
तो ये आपके पास बन गई कंस्ट्रेंट्स। और एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट मौजूद होती है, कि आपके पास एक्स एंड वाई बोथ शुड बी इधर इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसको भी हम यहाँ पर प्लेस अप कर देते हैं। सो ये आपके पास एलपी मॉडल बन गया। और यही आपकी असाइनमेंट है कि आपने बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं आखिरी, क्योंकि 2 ये वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है लास्ट असाइनमेंट में बाकी जो आखिरी 4 क्वेश्चन, उसमें से आपने ये इस तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है और फिर इसको ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करना है। लेकिन अब की बार मैं इसको ग्राफ के ज़रिए भी सॉल्व करूँगा और सिंप्लेक्स मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करूँगा। सो दैट्स वाई, चूँकि हमारे पास अब एलपी मॉडल बन गया है, तो अब मैं इस एलपी मॉडल को ले जाता हूँ एक्सेल पर, और एक्सेल पे वहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा थ्रू बोथ मेथड्स, थ्रू Gaussian मेथड एंड एज वेल एज थ्रू ग्राफिक मेथड। ये मैं उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उठा के एक्सेल पे ले आया हूँ। यू कैन सी दैट ऑब्जेक्टिव हमारा है टू मैक्सिमाइज 3x + 4y, वेयर हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं सब्जेक्ट टू, ये 4 कंस्ट्रेंट्स हम पहले ड्रा कर चुके हैं विद बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंस्ट्रेंट तो अब हम इसको करेंगे थ्रू Gaussian टेक्निक एंड एज वेल एज, जिसको हम सिंप्लेक्स मेथड भी कहते हैं, तो थ्रू सिंप्लेक्स मेथड एंड एज वेल एज फॉर थ्रू ग्राफ। अब तरीक़ेकार इसका ये है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कॉलम्स जो है वो तरतीब देने हैं, डिज़ाइन करने हैं। मैं पहला कॉलम छोड़ रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर आपको फार्मूला जनरेट करके दूंगा, और दूसरे कॉलम से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपने मेन जो हमारा जो वेरिएबल हैं, जिसको हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, वो 2 वेरिएबल है। वो है आपके पास x एंड y। और इसके बाद आपके पास हैं 4 कंस्ट्रेंट। तो जितनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं उस हिसाब से हम स्लैक्स वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सो यहाँ पे हम, चूँकि हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो 4 कंस्ट्रेंट्स के लिए हम 4 स्लैक्स वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये रहे आपके पास 4 स्लैक्स वेरिएबल, बिकॉज हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो उसके लिए हम RHS का जो टर्म है वो यूज़ करेंगे, RHNS। सो ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी। ये स्लैक्स वेरिएबल वही है जहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने बना के उसको कन्वर्ट करना। तो अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास 2 हमारे डिसीजन वेरिएबल हैं, और अकॉर्डिंग टू 4 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 4 स्लैक्स वेरिएबल आ गए हैं। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो अब हम इसमें अच्छा, अब यहाँ पे हमने रो वाइज हमारे पास देखना है कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं। हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं। इस 5वीं कंस्ट्रेंट्स को हम काउंट एज सच फॉर प्रैक्टिकल पर्पस नहीं करते, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास x और y की जो डिसीजन वेरिएबल का जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास 0 या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं वही 4 हैं। तो 4 कंस्ट्रेंट्स की रोज़ और एक आपके पास जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव की रो होगी। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R1, R2, R3 and R4 for 4 constraints, and 1 is for Z is for actually for this objective equation. अब हमने क्या करना है कि हमने इस क्वेश्चन से कांस्टेंट्स उठा के पुटअप करने हैं। R1 में, मतलब आपके पास जो कंस्ट्रेंट नंबर 1 है वो है आपके पास 5x and 4y लेस देन इक्वल टू 200। सो मैं यहाँ पर 5 और ये 4, और इसके बाद राइट हैंड साइड पर जो है वो है 200। सो ये आपके पास पहली इक्वेशन, ये पहली कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पर लिख ली। इसके बाद दूसरी है 3, 5 और इसको आप कर लो 150, एंड देन आपके पास है 5 and 5, एंड आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो है 100, एंड देन आपके पास 4th लेवल पर जो है
और आखिरी जो कंस्ट्रेंट है दैट इज़ 8, 4 और इधर है 80। तो ये हमने कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज़ जो है इस मैट्रिक्स में पुटअप कर दी हैं। और अब हमारे पास स्लैक्स ये वेरिएबल रह गए हैं, चूँकि स्लैक्स हमने डिज़ाइन किए हैं अपनी कंस्ट्रेंट के नंबर्स के हिसाब से। 4 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 4 स्लैक्स। तो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स में इसी तरीके से, तो अब इन स्लैक्स में हम अपना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पर पुटअप करेंगे लाइक दिस 1 0 0 0, देन अगेन 0 1 0 0, और इधर हम करेंगे 0 0 1 एंड 0, और आखिरी जो है दैट वुड बी 0 0 0 एंड 1। तो ये हमने स्लैक वेरिएबल पुटअप कर दिया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो तैयार है फॉर द गाशियन टेक्निक। वो टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ, और हम इसके ज़रिए एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या निकलता है, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं एक्स एंड वाई की जो इन कंस्ट्रेंट्स को, इन लिमिटेशंस को भी पूरा करती हैं और साथ के साथ आपके प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गाशियन टेक्निक के ज़रिए इसका सोल्यूशन। स्टेप नंबर 1, टू फाइंड आउट पाइवोट सेल। हमें पाइवोट सेल का इंतखाब करना है। हमारे पास पाइवोट सेल जो हमारे डिसीजंस वेरिएबल हैं इनमें से कोई एक सेल हमारा पाइवोट सेल होगा, और वहीं से हमने अपना प्रोसेस को स्टार्ट करना है। और पाइवो सेल के लिए ऑब्वियसली हमें पहले पाइवो कॉलम और पाइवो रो तलाश करनी होगी। सो अगर आपको आइडिया हो कि हमने चारों कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पर तो लिख दिया, लेकिन हमारे पास जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमने नहीं लिखा, तो उसको पहले हम लिखेंगे। और उसके लिए हम अपने मॉडल की तरफ जाएंगे, और हमारा मॉडल है यहाँ पर ये, और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो हम इसकी वैल्यूज़ को इन नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज़ -3, और इधर है -4। बाकी जो है वो 0 0 0 0 आपकी वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक, सो ये अब आपके पास बन गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद नेगेटिव वैल्यूज़। ये डेफिनेटली आपने करना है। और अब हमने देखना है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन में मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है। सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास है 4। तो ये आपके पास हो जाएगा पाइवो कॉलम। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे अब जो हमारे पास पहला स्टेप के बाद जो हमने लेना है वो है पाइवो कॉलम। पाइवो कॉलम ने लिया है, उसके बाद हम लेंगे पाइवो रो। ठीक, हमें जब पाइवो कॉलम पाइवो रो मिल जाएगी तो उसके बाद हम इस पोजीशन पे होंगे कि हम जो है पाइवो सेल की तरफ जा सके। सो दैट्स वाई पाइवो कॉलम हमने डिसाइड कर ली। कैसे डिसाइड कर दी कि हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है, द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज़ 4, ये हमारे पास है पाइवो। ये हमें डिसाइड करेगी कि पाइवो कॉलम है। तो हमारा पाइवो कॉलम जो है वो तकरीबन ये कॉलम है, ये आपका पाइवो कॉलम होगा। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि ये चीज़ जो है वो आपकी रिकॉर्ड में रहे। और अब हम जाते हैं पाइवो रो की तरफ। हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट उस पर ले आते हैं। इधर पाइवो रो डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। पाइवो रो डिसाइड करने के लिए आपको जो राइट हैंड साइड की जो कॉलम है, सॉरी राइट हैंड साइड के जो वैल्यूज़ हैं उसको डिवाइड करना पड़ता है जो पाइवो कॉलम के कोफिशेंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक, ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है। मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ ये रही, इनको डिवाइड करना है आपने पाइवो कॉलम जो आपने बनाया है अभी इसके कोफिशिएंट्स के साथ। क्लियर, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप हमारा ये है, पहले स्टेप में हमें पाइवो सेल तलाश करना है। पाइवो सेल तलाश करने के लिए पहले पाइवो कॉलम, उसके बाद पाइवो रो। पाइवो कॉलम क्या है, पाइवो कॉलम हमें मिलेगा z फंक्शन से। इस z फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी एब्सोल्यूट वो वैल्यू रही 4, और इसका जो पूरा कॉलम है ये आपका पाइवो कॉलम रहेगा। ये आपका पाइवो कॉलम हो गया। इसके बाद पाइवो रो के लिए आपने
इस फार्मूले को फॉलो करना है। तो फार्मूला फॉलो कर रहा हूँ, ये रही आपके पास RHS की वैल्यू, और फिर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ये इसके कोफिशिएंट की तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास RHS की वैल्यू है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ पाइवो कॉलम। ओके कीजिए, और इसको बाकी तमाम पर भी एज इट इज़ अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, द मोस्ट मिनिमम वैल्यू, उसको हमने लेना है पाइवो रो। आप देख रहे हैं कि इसमें दो वैल्यूज़ मिनिमम आ रही हैं, ये और ये दोनों देखा जाए तो मिनिमम है। B20 भी मिनिमम है, और ये वाले 20 दोनों मिनिमम है। तो अब अगर आपके पास टाई बन जाती है, तो टाई जब बन जाए तो इसमें फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कोई एक वैल्यू जो है वो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि अब हमारे पास पाइवो रो आ चुका है, पाइवो दो रोज हो सकती हैं आपकी, ये भी पाइवो रो हो सकती है, ये भी पाइवो रो हो सकती है, बिकॉज आपके पास दोनों का जो ये रेशो है, ये दोनों का मिनिमम है। इससे भी कोई अगर मिनिमम होता तो हम उसको पाइवो रो ले लेते। तो हम फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम यहाँ पे रो 3 को एज अ पाइवो रो काउंट करते हैं। अगर मैं पाइवो रो 3 को काउंट करता हूँ तो मेरे पास कॉलम ये है, और आपके पास रो जो है वो आपके पास रो ये आ जाती है। इसको भी मैं येलो बार कर देता हूँ। तो अब इन दोनों में जो कॉमन सेल है वो है आपके पास ये। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया टू फाइंड आउट दी पाइवो सेल। हम अब यहाँ से जो है अपने प्रोसेस का स्टार्ट करेंगे। सो अब आपने देखा कि स्टेप 1 में किस तरह पाइवो कॉलम की सिलेक्शन होती है, पाइवो रो की सिलेक्शन होती है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास पाइवो सेल जो है वो आपके पास आ जाता है। तो स्टेप 2 जो हमारे पास है वो ये है कि अब हम जो हमारा पाइवो सेल है उसको हम इक्वल टू 1 करेंगे बाय अप्लाइंग द फार्मूला। इस कॉलम को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो स्टेप 2 में आपका जो पाइवो सेल है उसको हमने इक्वल टू 1 करना है। ये हमारा पाइवो सेल, और नाउ यू नो द मेथड व्हाट टू डू। हमने इस 5 को 1 करना है, और 5 जो है वो 1 तभी हो सकता है कि हम इस पूरी रो को 1/5 से मल्टीप्लाई करें। मैंने यहाँ पर ये जो हमारा फ्रेम है इसको मैंने दोबारा कॉपी किया है, लेकिन अब की बार मैंने बाकी तमाम रोज़ को एक तरीके से अनकंसिडर किया है, ओनली और R3 को कंसिडर किया है। और वो R3 जो है उसको मैंने अब मल्टीप्लाई करना है R5 से। कैसे करना है? इट्स क्वाइट ईजी। आप इक्वल का साइन दबाएं, बिकॉज आपकी R3, ये वाली R3 गायब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इसको आप डिलीट भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने इस R3 को यहाँ से फार्मूला लगाना है। आपने इस R3 को, ये रहा R3, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, 1/5। सो ये आपके पास 1 हो गया। और फिर हम इस पूरी रो को एज इट इज़ फॉलो करते हैं अपने प्रोसेस के साथ। तो सारी की सारी रो जो है आपकी 5 के साथ डिवाइड हो गई, और आपका जो मकसद है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ये देखिएगा 1 आ गया आपके पास। आपने इस सेल को यहाँ पर 1 करना था, और वो आपने कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? सेकंड स्टेप में हमने पाइवो सेल को जो है वो 1 के बराबर किया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर जो आपका थर्ड है उसकी तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? मेकिंग रेस्ट कॉलम इक्वल टू 0 बाय अप्लाइंग द मैट्रिक्स रो टू रो ऑपरेशन। तो हमारे पास ये रहा पाइवो सेल जिसमें हमने इसको इक्वल टू 1 किया है। अब इसमें जो बाकी वैल्यूज़ हैं, इस 1 के अलावा बाकी जो वैल्यूज़ हैं, ऊपर की 2 वैल्यूज़ हैं और नीचे की जो 2 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने 0 करना है बाय अप्लाइंग रो टू रो ऑपरेशन। इसमें हमने ऑपरेट करना है हर रो को, ऑपरेट ईच रो ऑन द बेसिस ऑफ पाइवो रो। अब हमने ये करना है बिकॉज हमने क्या करना है, ये हमारे पास पाइवो रो है, ये आपको पता है कि ये हमारे पास पाइवो रो है, और हम इसमें ये पाइवो सेल को 1 कर चुके हैं। ये बाकी 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को 0 करना है, लेकिन हमने कैसे करना है? ऑपरेट ईच रो ऑन द बेसिस ऑफ पाइवो रो। हमने इन दोनों रोज़ को, बल्कि बाकी चारों रोज़ जो हैं, ये 2 ऊपर की 2 और ये नीचे की 2, इन चारों रोज़ को हमने इस पाइवो रो की बुनियाद पर ही
ज़ीरो करना है। कैसे करना है, अब वो फार्मूला क्या है वो मैं आपके सामने इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैंने इस पूरी फ्रेम को मैंने यहाँ पर कॉपी किया अ, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रो 3 को रखा है, चूँकि हमने इसको यूज़ करना, बिकॉज हमें कहा गया है कि हमने हर रो को ऑपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पाइवो रो। तो ये हमारी पाइवो रो है शुरू से, ठीक है। और अब हमने इन बाकी जो दो रोज़ हैं इसको मैंने ऑपरेट करना है इस रो की बुनियाद पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें किस तरह अप्लाई किया फार्मूला, कि मैंने हर सॉरी, इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये रो 2 है और ये रो 4 है। ये रो 4 हो गए। ओके, तो आपने देखा कि रो 1 को भी मैंने माइनस किया रो 3 के साथ, क्योंकि बेसिक हमारा ये पाइवो सेल की 1 वैल्यू है। रो 2 को भी मैंने माइनस R3 किया, रो 4 को भी R3 किया और Z को भी माइनस किया R3 के साथ। R3 कॉमन है, जिसकी बुनियाद पर हमने बाकी तमाम ये जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हमने ज़ीरो करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि साथ में मैंने ब्रैकेट इसमें रखा हुआ, मतलब मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा रो 3 की वैल्यू को, और रो 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, जो आपकी जो भी इन फ्रंट ऑफ वैल्यू होती है। रो 1 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के लिए 5 से, रो 4 के लिए 4 से, और Z के लिए -4 से, ठीक। सो लिहाजा मैं यहाँ पर इस फार्मूले को पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 1 के ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं और नीचे की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने ब्रैकेट में डालना है। तो रो 1 माइनस रो 3 तो 1 है ही, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है पहली रो को 4 के साथ, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। दूसरी रो को जो मैं कर रहा हूँ 5 के साथ, ये 5 के साथ ये 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। तीसरी रो तो अपनी चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। रो 4 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। और इधर हमारे पास जो Z फंक्शन है इसमें आपके पास -4 है, तो लिहाजा इसको मैंने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने ये जो हमने स्कीम बनाई है इसको हमने अप्लाई करना है यहाँ से। लेट स्टार्ट। तो मैंने क्या करना है, मैंने और हमने इसको यकीनन इस फ्रेम को हमने इस फ्रेम की वजह से मदद से हमने सॉल्व करना है। इक्वल का साइन R1 इज दिस एंड -R3 इज दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है 4, तो ये रहा 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और इसको फिर आपने पूरी कॉलम पर एज इट इज़ अप्लाई कर देना है। आपकी हर रो की वैल्यू इसी तरीके से ऑपरेट होगी, ठीक। अब R2 पे आते हैं। R2 पे अगेन इक्वल का साइन, R2 इज दिस -R3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो मल्टीप्लाइड में मैंने 5 लिखा और इसको हमने इंटर करके अप्लाई किया फॉर द होल रो। और इसी तरीके से अब हम रो 4 पर आते हैं। तो रो 4 इज इक्वल टू इट इज लाइक दिस इज रो 4 एंड -R3 इज दिस मल्टीप्लाइड बाई 4, उसको 4 कर देते हैं एंड अप्लाई टू होल रो। और इसी तरीके से आखिरी जो है इक्वल का साइन, Z रो इज दिस minus row 3 is this multiplied by -4। सो आप इसको भी एज इट इज आखिर तक ले लें। तो आप देखिएगा कि अब यहाँ पे मेरे पास 1 के अबव एंड 1 के बिलो सारी वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारा एक जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे हमने पूरा किया। सो इस तरह हमारा ये फ्रेम जो है वो पूरा हुआ। देखें यहाँ पे 1 आ गया एंड बाकी वैल्यू 0 हो गए। अब हम इसी प्रोसेस को दोबारा से हम रिपीट करेंगे, चूँकि हमारे पास इसी तरह कॉलम x में भी चाहिए। अब चूँकि हमारे पास x और y दो कॉलम थे और इसमें हमने पहला कॉलम सिलेक्ट किया पाइवो कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू लेकर, लेकिन वो प्रोसेस हो चुका, हमारे पास वाहिद एक कॉलम रह गया है x का। तो x हमारा अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अब पाइवो कॉलम कहलाएगा। और हम जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 4 की तरफ। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, अगेन फाइंडिंग अनदर पाइवो कॉलम
अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल मतलब दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, अब चूंकि हमने पहला तो हमने ये y ले लिया है, अब हमारे पास जो चॉइस है वो सिर्फ x की ही रह गई है, तो हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। बट इफ़ आई मे हैव मोर वेरिएबल, तो उसमें हमें सिमिलर प्रोसेस को देखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हमें लेना पड़ता है। लेकिन राइट नाउ हमारे पास x वाहिद वेरिएबल बचा है, तो हमारे पास यही कॉलम जो है रहेगा। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते तो हमें अगेन z कॉल रो में से मैक्सिमम वैल्यू को उठाना पड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है x ही रह गया है, तो लिहाजा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइवो कॉलम है वो जो है वो x है। और पाइवो रो के लिए अगेन हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो कि हमें पहले बताया गया। सो अब हमारे पास अगला जो स्टेप है वो फाइंडिंग पाइवो रो है, और पाइवो रो के लिए हमने इस फार्मूले को फॉलो करना है। अगेन फार्मूले को फॉलो करता हूँ, आर एच एस की वैल्यू इक्वल टू दैट इज आर एच एस वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू डिवाइडेड बाई आपके पास जो एक्स का जो कोफिशेंट है वो ये रहा, और इसको इक्वल कीजिए और इसको आप लास्ट कंस्ट्रेंट तक ले आइए। ये लास्ट कंस्ट्रेंट तक आ गया, और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने जो है जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, इसमें माइनस और पॉजिटिव के साइन को इग्नोर करना है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20। तो सॉरी 0। तो ये हमारे पास आपके ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। सो दैट वुड बी एक्चुअली वुड बी द पाइवो रो। तो पाइवो रो आपके पास ये है, और पाइवो कॉलम आपके पास ये है। तो ये रही पाइवो रो, ये रहा पाइवो कॉलम। तो आपके पास जो अब रिमेनिंग जो सेल आया है वो है आपके पास पाइवो सेल एज दिस वन। सो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दिया, बाकी को मैंने नॉर्मलाइज, बिकॉज हमने इस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, हमने सिर्फ पाइवो सेल मालूम किया, तो लिहाजा इधर फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने वो डिलीट कर दिए। सो अब हमारे पास अगेन स्टेप 4 में पाइवो सेल आ गया है, तो हमें अब इस पाइवो सेल को नेक्स्ट स्टेप में सिमिलर प्रोसेस के साथ 1 करना पड़ेगा। सो लेट्स फॉलो द प्रोसेस। स्टेप 5 में हमने इस पाइवो सेल को इक्वल टू 1 करना है, और ऑब्वियसली 1 कैसे करना है, आपने उसको अप्लाई करना फार्मूला बाय मल्टीप्लाइंग R4 बाई 1/4। तो अब मैं इस R4 पर ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी सारी रोज़ वही रहेंगी। इससे हमारा ये जो पाइवो सेल है वो इक्वल टू 1 कन्वर्ट हो जाएगा। इधर मैंने स्टेप 5 में R4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 के साथ, और मैंने पूरा रो जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया बिकॉज फार्मूला अप्लाई होगा। नाउ आई एम टेकिंग दैट फार्मूला, सॉरी मैंने असल में यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। ये है फार्मूला की रो, इक्वल साइन R4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, और इसको आप पूरी रो पर अप्लाई कर दीजिए, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। सो दैट इज़ स्टेप नंबर 5, और स्टेप में 5 स्टेप करने के बाद आपके पास R4 पर पाइवो सेल जो है वो एक्चुअली 1 हो जा, सॉरी अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम है इधर, आई थिंक फार्मूले में कोई प्रॉब्लम है, ये देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक 1/4 है, मैंने माइनस कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, -4 करें, ये 1 आ गया, और बाकी कॉलम को एज इट इज़ जो है अप्लाई कर दीजिए इधर। तो ये आपके पास 1 हो गया, और अब की बार जो है हमने नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को, जो पाइवो सेल है जो हमने 1 किया है, इसके ऊपर की और नीचे की तमाम वैल्यूज़ को 0 करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 6 होगा। नाउ हमने नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 6 में टेकिंग रेस्ट वैल्यूज़ of the column equal to 0 by applying formula, and we operate on each row on the basis of R4.
सो अब हमने वन जो किया, यहाँ पर हमने वन कर लिया है, इसकी बुनियाद पर हमने इसको अब चेंज करना। सो दैट्स वाई ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपकी चेंज हो जाएंगी। तो लिहाजा इनको मैं एक तरीके से ज़ीरो कर रहा हूँ और z की वैल्यू भी ज़ीरो कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ एज इट इज़ ये आनी चाहिए इधर। इसको मैं कॉपी करके इधर लिख देता हूँ बिकॉज ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। सो दैट वुड बी दिस वन। ये हो गया। और हाँ, चलिए जी, अब हमारे पास ये सेल तैयार हो गया है। अब हमारे पास हमने इसको हम ऐसे ही जाने देते हैं बिकॉज ये हो चुका 1/4 से मल्टीप्लाई। अब हमने इस R4 को हर रो पर अप्लाई करना है एंड सिमिलरली आपने फिर उसको तमाम रोज को ऑपरेट करना है। कैसे करेंगे फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। ये मैंने आपके सामने फार्मूले लिख दिए। आप देख रहे हैं कि R1 माइनस R4, R2 माइनस R4, R3 माइनस R4। R4 आपका वैसे ही रहेगा बिकॉज हमने ऊपर से रिपीट किया है। और इसके बाद जो है Z माइनस R4, और R4 के आगे आप एक और भी चीज़ देख रहे हैं और वो है आपके पास ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारी सामने की वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। अब हमने इसको ऑपरेट करना है और हमें अच्छा वैल्यू डाल देता हूँ मैं आपके सामने। अब चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू -3 है तो R1 में इधर मैं -3 पुट कर रहा हूँ। दूसरी वैल्यू जो है वो -7 है, इधर आपके पास -7 आ जाएगा। R3 में जो है आपकी वैल्यू है 1, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। और Z में वैल्यू 5 आ रही है तो इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब ये मैंने फार्मूले जो हैं वो अप्लाई करने हैं। लेट डू अप्लाई दिस फार्मूलाज वन बाय वन। जी, तो R1 के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इक्वल का साइन, R1 इज दिस माइनस R4 इज दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई -3। ये रहा आपके पास और इसको हम पूरी रो पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। देन दूसरे में अगेन इक्वल का साइन, R2 इज दिस माइनस R4 इज दिस मल्टीप्लाइड बाई -7। ये मैंने अप्लाई कर दिया एंड टेकन टू ऑल रो। एंड सिमिलरली यहाँ पर इक्वल का साइन, R3 इज दिस माइनस R4 इज दिस मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको हम 1 डाल देते हैं, ये भी 0 हो गया जो हम चाहते थे। और टेकन टू ऑल द वैल्यूज़। और इसके बाद हमारे पास है z की वैल्यू। z की वैल्यू इक्वल का साइन, z वैल्यू इज दिस माइनस R4 इज दिस मल्टीप्लाइड बाई 5। दैट वुड बी 5, आई थिंक, यस 5। 0 हो गया एंड टेकन टू ऑल द रो। thus we got the values। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है कि ये वैल्यूज़ ज़ीरो क्यों चेंज हो गई। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको मैं इसकी चीज़ें देख लूँ। सॉरी, थोड़ी सी गलती यहाँ पर है क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी सी मिसप्लेस हुई यहाँ पर। तो ये 1 है तो इसकी जगह सॉरी होना चाहिए 1। इसको आप 1 कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा। ये -2 है तो इसको आप -2 कर दें, चेंज कर देते हैं। ये आपके पास 1 रहेगा और ये भी आपके पास 1 है तो इसको भी हम 1 कर देते हैं, सॉरी 1। और इस हिसाब से फार्मूले में भी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे -3 है, -3 नहीं है, इट इज़ इक्वल टू 1। और नाउ टेकन टू द लास्ट वैल्यू। ठीक, यहाँ पर -2 होना चाहिए तो -2 है तो उसको -2 कर देते हैं, 0, गुड। एंड टेकन टू द लास्ट वैल्यू, लिटिल बिट चेंज हियर। और इसके बाद जो है इधर जो है 1 क्लियर, ठीक है। ये 1 की वैल्यू बिल्कुल ठीक जा रही है और इधर भी 1 है तो इफ इधर भी 1 हो गया।
तो भी 1 है और इधर भी 1 होना चाहिए, तो दैट इज़ 1। और हमें इसको फिर लेके जाना है आखिर तक, तो ये आखिर तक चलेगा। तो अब मेरे पास ये सोल्यूशन तकरीबन निकल आया है। आपकी x की वैल्यू इधर 1 हो गई है, y की वैल्यू इधर 1 हो गई है, तो x के सामने जो वैल्यू आती है दैट इज़ 0, और y के सामने जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 20। सो दिस कॉम्बिनेशन इज सीम्स आर रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, कि अगर मैं x की वैल्यू जो कि यहाँ पर 1 के आगे है दैट इज़ 0, और y की वैल्यू जो कि y के आगे है दैट इज़ 20, इस कॉम्बिनेशन को उठाऊं तो मेरे प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकते हैं, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मेरे पास आ रहे हैं 80। सो दैट इज़ माई रिज़ल्ट। और आपने देखा कि इस प्रोसेस में हमने किन स्टेप्स को फॉलो किया है, और आखिर में जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो तकरीबन यहाँ पे इस तरह निकल आया। इसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, और ये हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे काउंट हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन सेट निकला है। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा सिंप्लेक्स के ज़रिए। अब मैं इसी सवाल को हम करेंगे ग्राफिक्स के ज़रिए, लेकिन वो अब हम आपको मैं असाइनमेंट दूंगा नेक्स्ट के लिए। इस वक्त इस वीडियो की आपने असाइनमेंट बनानी है, और वही जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठाए और उसको इस प्रोसेस के ज़रिए सोल्यूशन सेट निकालने की आप कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।